हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंट्रोडक्शन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, किसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया था, कितने सेक्शंस हैं। आज हम इसके बेसिक पॉइंट्स कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्लाइड में डिफाइन किया गया है आपका इंट्रोडक्शंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप सबके पास बेयर एक्ट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम बेयर एक्ट ओपन करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि ये बेयर एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से लागू हुआ, कब अनफोर्स हुआ, किसने बनाया। तो अनफोर्स कब हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज़ द 1 सितंबर 1872। 1872 में ये अनफोर्स हो गया था, दैट मीन्स एप्लीकेबल हो गया था। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो डेट कौन सी थी? 1 सितंबर 1872 की। किसने ड्राफ्ट किया? दैट इज ड्राफ्टेड बाय द जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा था, जिसमें उसने डिफाइन करे टोटल सेक्शन। टोटल सेक्शन स्टार्टिंग में जब एनफोर्स हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टोटल सेक्शंस थे 1 to सेक्शन 266। टोटल 266 सेक्शंस थे जो वाइफरगेट्स किए गए थे इन 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या था? सेक्शन 1 to 75, that is related to the general principle of the law of the contract, and second part defined 76 to section 123, that is defined the sales of goods act, and the third one is section 124 to section 238, that deals with the sales of goods act, and last one is section 231 to 266, that is डील विद द पार्टनरशिप एक्ट या फिर लॉ ऑफ पार्टनरशिप। ये 4 पार्ट डिफाइन करे थे जेम्स स्टीफन में। जेम्स स्टीफन ने इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, किस लिए? फॉर परचेजिंग द कार और फॉर सेलिंग द कार। आप परचेज कर रहे हो, मैं सेल कर रही हूँ। इन रेट्स 3 लाख में, आप 2.5 लाख में परचेज करना चाहते हो, मैं 3 लाख में सेल करना चाहती हूँ। जैसे ही जिस मोमेंट पर आप एग्री हो जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे, कंसेंट दे दोगे सेल के लिए, एंड आप कंसेंट दे दोगे फॉर परचेजिंग के लिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। और क्या फॉलो किया गया? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल्स भी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा, गुड्स एक्ट के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होंगे। थर्ड वन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट वन इज पार्टनरशिप। कोई भी 2 या 3 पार्टनर मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, दैट इज़ द प्रोविज़न रिलेटेड टू द पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ तक का आपको क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड आपकी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है कि हमने जो 4 पार्ट करे हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एज पर द अमेंडमेंट, बहुत वाइड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट जैसे जैसे टाइम्स आता है वैसे वैसे चेंज तो होता है। जैसे हम डेली लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं, हम आज कुछ कर रहे हैं, हमारा रूटीन आज का कुछ हो रहा है, कल का कुछ हो रहा है, एक टाइम बाद कुछ और हो जाएगा। तो हम जैसे ही हमारे डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चेंजेस आए। 1930 में फील हुआ कि हाँ, कुछ प्रोविज़न सेल्स के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डिफाइन करे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे, वो एज़ पर दी सेल्स प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। आप कोई सेल कर रहे हो या फिर कोई पार्टनरशिप एक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा एसेंशियल एलिमेंट्स को, कुछ ना कुछ कमी रह रही है, कुछ एलिमेंट्स कमी है।
तो इन द ईयर 1930 में एज पर द अमेंडमेंट सेक्शन रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर प्रोविजन रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 रिपील्ड कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से सेक्शन 123 को रिपील कर दिया गया और एक न्यू एक्ट बनाया गया दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिफाइन था, सारे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन था, एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट करता था, इसी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, इसी में ही पार्टनरशिप एक्ट था। अब इसमें से क्या हुआ, जो प्रोविजन थे 76 टू 123 वो डिलीट कर दिए गए, दैट मीन्स रिपील कर दिए गए और एक न्यू एक्ट बनाया गया इसी के जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और सेम प्रोविज़न जो रिलेटेड थे पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी प्रोविज़न जो रिलेट करता था इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन से, दैट इज़ द सेक्शन 239 से 266 एज पर द अमेंडमेंट वो भी रिपील कर दिए गए। तो प्रोविजंस रिपील्ड हो गए एंड एस्टेब्लिश करा गया एक न्यू एक्ट और उस एक्ट का नाम क्या था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के और पार्टनरशिप एक्ट के हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ है, किसने बनाया, कब से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था, ये हम आगे करेंगे। तो आई होप दो जो टोटल सेक्शन है और इसके पहले 4 पार्ट्स किए गए थे, देन दो जो पार्ट्स थे इसके रिलेटेड टू द प्रोविज़न सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट वो रिपील हुए, क्यों रिपील हुए आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या बताता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब हमारा ये हो गया कि फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब क्या क्या रह गया है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 1 to सेक्शन 75 दैट इज डील विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट हमने यही किया था। सेकंड पार्ट हमने किया था 76 से 123 दैट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वो रिपील हो गया है, वो ख़त्म हो गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो वो पार्ट भी हम ख़त्म कर देंगे, हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट जनरल प्रोविज़न, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पार्ट कौन सा आएगा, सेक्शन 124 से सेक्शन 238 दैट इज डील्स विद द स्पेशल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो एक स्पेशली काइंड रखता है, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डील करते हैं पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। और उसके जो नेक्स्ट वाले प्रोविजंस थे 239 से 266 ऑब्वियसली जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है वो रिपील कर दिए गए हैं और एक न्यू एक्ट पार्टनरशिप एक्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया दैट इज़ द 1932। क्लियर है। अब जो हम बेयर एक्ट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं उसके हम 2 ही पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 से 75 और सेकेंड पार्ट इज डील विद द स्पेशल काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताता है सेक्शन 1 to 75 आपका क्या बताता है। सेक्शन 1 to 25 में हमने ये तो बोल दिया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताता है, दैट मीन्स कि कोई भी हर टाइप का ऑल एंड एवरी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल, दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ एंड एवरी काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप और मैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पेन का। पेन सेल करना है मुझे, आपने परचेज करना है, रुपीज़ 100 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, 2 पार्टनर्स मिलके आपस में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप।
इसमें क्या किया था हमने, सेल भी एप्लीकेबल हो रही थी, परचेजिंग हो रही थी, सेल हो रही थी, दैट इज़ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, वो भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि एप्लीकेबल होंगे इन एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, परचेज कर रहे हो, रजिस्ट्री करवाते हो, दैट इज़ द ट्रांसफ़र कर रहे हो आप प्रॉपर्टी का। इंश्योरेंस करना है, इंश्योरेंस ऑफ बाइक हो रही है, आप कोई भी बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने आपको पेन सेल किया, सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी का, दिस ऑल आर द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज फॉल अंडर द जनरल प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 1 to 75 पार्ट 1 ये डिफाइन करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेबल होंगे जनरल प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें ये एक चीज़ डाउट आता है दिमाग में कि जनरल प्रोविजंस है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सभी कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है, तो रिपील क्यों किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोविज़न रिपील क्यों हो गए पार्टनरशिप एक्ट के। और द सेकंड थिंग इज स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाएगा, इसका आंसर हम आगे ढूंढते हैं। चलिए, जनरल प्रिंसिपल में डिफाइन क्या क्या किया गया है कि क्या हो सकता है। जनरल प्रिंसिपल पार्ट वन जनरल प्रिंसिपल किस चीज़, एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है। यस, ऑब्वियसली एप्लीकेबल होता है, हमने अभी पढ़ा, लेकिन इसके जनरल प्रिंसिपल हैं क्या। जनरल प्रिंसिपल में ये डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन बना सकता है, हु कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप लायबल हैं, आप क्वालिफाई हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या मैं क्वालिफाई हूँ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एलिजिबल हूँ या नहीं। क्या अगर मैं माइनर हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मेजर हूँ या नहीं हूँ। अनसाउंड माइंड, कोई पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या नहीं बना सकता, लुनेटिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या नहीं बना सकता। और अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते, लेकिन कोई आपको गन दिखा के कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता है, दैट इज़ इधर वैलिड और नॉट। हमें ये कौन बताता है, जनरल प्रिंसिपल पार्ट 1 सेक्शन 1 to 75 जो डिफाइन किया गया है, वो हमें बताते हैं कि किस किस सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और क्या हम किसी इलीगल एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इलीगल एक्ट, ड्रग सप्लाई करनी है, इलीगल एक्ट है, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर हम कर लेते हैं तो क्या लाइबिलिटी बनेगी, वो वैलिड है या नहीं है। अगर नहीं है देन इट इज़ ऑफेंस और नॉट, या फिर वो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती हैं, तो क्या लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं, आप कंपनसेशन दोगे या नहीं दोगे, क्या वो ऑफेंस है या नहीं है। दीज ऑल डिटेल्स आर डील अंडर दी जनरल प्रिंसिपल अंडर पार्ट 1 सेक्शन 1 to 75। क्लियर है। जनरल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं अंडर द जनरल प्रिंसिपल। आगे चलते हैं, आगे क्या बताते हैं हमको, स्पेशल काइंड। सेकंड पार्ट आ गया स्पेशल काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा क्वेश्चन यही था कि अगर जनरल प्रिंसिपल में ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करे गए हैं, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स बता रहा है, कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता, वैलिड है या नहीं है, तो हमें क्यों नीड हुई स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जनरल प्रिंसिपल
पहले हम ये देखते हैं कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी क्या होता है? बैंक में आपने लोन लिया, किसी थर्ड पर्सन ने गारंटी दी आपकी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दैट इज डील अंडर सेक्शन 126 टू सेक्शन 147। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट 148 टू सेक्शन 171। और नेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस सेक्शन 172 टू सेक्शन 181 एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 182। रिमेनिंग जो सेक्शन रह जाएंगे सेक्शन 182 टू सेक्शन 238। दीज ऑल आर द स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये डिफाइन इसलिए किए गए हैं, द आंसर इज कि ये डिफाइन इसलिए करे गए हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ये हमें बताता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। एज मैटर करती है आपकी, मेजर ऑब्वियसली एज मैटर कर रही है आपको, मेजर होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट बाय लॉ होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, आपने प्रपोजल दिया है, आपने एक्सेप्टेंस ली है, कंसिडरेशन है या नहीं है, एग्रीमेंट बना है या नहीं है, ये सारे जनरल प्रोविजन से हम कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेंगे। लेकिन जो पार्ट 1 है सेक्शन 1 to 75, वो हमें ये नहीं बताता कि इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आपको कौन कवर करेगा। आप किसी से बुक ले लेते हैं फॉर यूजिंग, दैट इज़ द बेलमेंट, उसको रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, ये इन प्रोविजंस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। पार्ट 1 कोई डिटेल डिस्कशंस नहीं करता। इसको डिफाइन करा गया है स्पेशली स्पेशल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 124 टू 238, जहाँ बेलमेंट गारंटी, आप गारंटी कर रहे हैं तो उसके प्रोविजंस क्या होंगे, किस सिचुएशंस में आप गारंटी कर सकते हैं और कौन से सिचुएशंस में आप लायबल होंगे फॉर लाइबिलिटीज़ के लिए। इन केस ऑफ बेलमेंट, आपने किसी से बुक परचेज कर ली, वो रिटर्न नहीं करी, तो क्या लाइबिलिटीज़ आपकी बनेंगी। एजेंसी है, एजेंट बन गए आप किसी के, देन क्या, अगर आपने वो वर्क कंप्लीट नहीं करा है, एज एन एजेंट वर्क नहीं करा है, तो आपकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, वो इन प्रोविजंस में डिफाइन करी गई है। दैट इज़ डील द स्पेशल काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इनकी डिटेल डिस्कशंस हम आगे करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आपको बताता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज हो जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इट इज़ एंड सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ आपको पता होगा, हमने इंडियन पीनल कोड की वीडियो में किया था कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ होता है विच डिफाइन द राइट्स एंड द ड्यूटीज़, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस एंड पनिशमेंट डिफाइन करता था, सेम इन दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज़ ए सिविल लॉ, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन करता है कि आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो व्हाट लाइबिलिटीज़ अराइजेस, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ बनेगी, और वो लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। इन सिविल लाइबिलिटी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है लाइबिलिटीज़। फर्स्ट आ जाती है सिविल लाइबिलिटी, अगर वो सिविल लाइबिलिटीज़ में कहाँ डील करेगा, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब 37 में आपको सिविल लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि आप अपने राइट्स कंप्लीट करें, आप बाउंड हो जाते हैं वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ अराइज द सिविल लाइबिलिटी। और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है देन यू आर लायबल फॉर द कंपनसेशन। नेक्स्ट, और क्या ये क्रिमिनल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल लॉ है तो इससे हम क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज हो सकती है या नहीं हो सकती, देन द आंसर इज यस, क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज होएगी। कहाँ डिफाइन है,
क्रिमिनल है, डिफाइन का पॉइंट आता है, दैट इज़ द मेंशन इन द इंडियन पीनल कोड, और इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस कंसीडर किया गया है दैट इज डील विद द क्रिमिनल लाइबिलिटी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 415 ऑफ द आईपीसी। और ये सेक्शन किसके साथ पढ़ा जाता है, दैट इज रेड विद आर डब्ल्यू रिप्रेजेंट करते हैं रेड विद सेक्शन 491 ऑफ द आईपीसी। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है अंडर सेक्शन दी 415 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। क्लियर है, सिविल लाइबिलिटीज भी है और क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी है इसकी। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछता है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, लाइबिलिटीज़ है, सिविल लाइबिलिटीज़ भी बनती हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती हैं। तो अब इसका नेचर क्या होगा, दैट इज़ द, क्या ये अगॉस्टिव नेचर के हैं या नहीं है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हमें बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट एन अगॉस्टिव नेचर। अब क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कंप्लीट लॉ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि इसका अलग एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सब पे डिपेंड है, ये अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है। सेकेंड इज़ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके एसेंशियल कंडीशंस तो ये फुलफ़िल करेगा। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल फॉलो कर देता है, बट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डील विद ऑल एंड एवरी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने स्पेशल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए थे, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है, लेकिन अगर हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम स्पेशल लॉ एप्लीकेबल करते हैं, दैट इज़ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर हमारा पार्टनरशिप का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हम डील करेंगे पार्टनरशिप एक्ट से। अगर कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो डैट इज़ द डील इन द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट। रजिस्ट्रेशन करनी है किसी प्रॉपर्टी की, दैट इज़ गो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, असेंशियल कंडीशन तो कॉन्ट्रैक्ट की ही एप्लीकेबल होंगी जनरल प्रिंसिपल, बट दैट इज डील विद द प्रोविज़न ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट तो बना देता है, लेकिन ये एवरी एंड ऑल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता, दैट इज़ वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट एन एगॉस्टिव लॉ। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पेन का, मैंने पेन सेल करना है आपको 200 रुपीज़ में और आप परचेज़ करना चाहते हो इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने 200 रुपये में बोला कि आप ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं 100 रुपये में परचेज़ करूँगा। मैं एग्री कर लेती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ दैट ऑफर, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। कॉन्ट्रैक्ट राइज हो गया, जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे, मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ऑल जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है, मैंने आपसे पैसे ले लिए लेकिन आपको पेन नहीं दिया, डिस्प्यूट अराइज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, देन वी डील विद द प्रोविज़न ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिकॉज इट डील विद द सेल्स। सेल से डील कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से डील कर रहा है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी स्पेशल एक्ट बनाया गया है किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए तो वो एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, अगॉस्टिव है या नहीं है। तो आई होप आपको बेसिक पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लियर होंगे कि फर्स्टली 4 पार्ट्स बनाए गए थे और उसके बाद आपके 2 पार्ट रिपील हो गए हैं, दैट इज़ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, और उनका एक न्यू एक्ट एस्टेब्लिश करा गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके बेसिक पॉइंट, सब्सटेंटिव लॉ है या नहीं है, एंड क्या लाइबिलिटी बनती है अंडर द सिविल लाइबिलिटी एंड द क्रिमिनल लाइबिलिटी। और पार्ट 1 जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
हर किसी पर एप्लीकेबल होगा, बट सेकंड पार्ट स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी, इंडैमनिटी, बेलमेंट, वो सिर्फ वही प्रोविज़न ही एप्लीकेबल होंगे। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सो ऑन, तो वही एक्ट एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि बेसिक एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।